चलिए अब आपको सीधा दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय लेकर चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। तो दिल्ली के मुख्यालय से तस्वीर आप ये देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दिल्ली मुख्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और उनके भीतर 4 राज्यों में जीत की खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है और जीत की खुशी से संबंधित ये तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है। और आपको ये याद दिला दें, 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर पूरा माहौल खुशनुमा दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत की खुशी और जीत की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। 2019 का वो वाकया, वो तस्वीर, वो लम्हे आपको याद होंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई थी। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत हासिल की है। हालांकि जो सीटों का आंकड़ा है वो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पॉलिटिकल तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं का, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये जो राज्यों में हुए चुनाव हैं वो जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में हुए चुनाव हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी साख प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन जेपी नड्डा ने इस साख को बचाए रखा, इस प्रतिष्ठा को बचाए रखा। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं और साथ साथ मीडिया कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर है बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर जीत का जश्न मनाते हुए सभी बीजेपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर कट मेजॉरिटी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गदगद है इस जीत को लेकर। हालांकि पंजाब के संदर्भ में बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो दाल नहीं गल पाई जिसे भारतीय जनता पार्टी गलाना चाहती थी। और अब से महज कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी दे सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर वह सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री जी अब दिखेंगे तो जेपी नड्डा के सामने बहुत बड़ी ये चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था जनता पार्टी के मुख्यालय में कि जहां पर बीजेपी की सरकारें पहले से थी वहां पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आए और हुआ भी वही, इसलिए प्रतिष्ठा बच गई है। देखो देखो कौन आया, मोदी 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 मोदी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी के अपडेट के अनुसार 272 सीटों तक पहुंच चुकी है और बढ़ते समय के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है सीटों के हिसाब से, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्लियर कट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बात करें पंजाब की तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की दाल पंजाब में नहीं गल पाई। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती हैं और 2017 से एक तुलनात्मक विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों का नुकसान उत्तराखंड में हुआ है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार बनाने जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्लियर कट मेजॉरिटी है। मणिपुर में भी बात करें और गोवा की, जहां पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई थी, गोवा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें यहां पर मिली है। करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियों के द्वारा अभिनंदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं तरुण जी से निवेदन करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें पटका पहना करके। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का हम लोग स्वागत अभिनंदन कर चुके हैं। अब मैं सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है, 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 स्वागत है। आज के इस विजय सभा में यहां उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारत सरकार में मंत्री पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय नितिन गडकरी जी और यहां उपस्थित इस विजय मनाने के लिए एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज चुनाव के नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा आए हैं, उसके विजय यात्रा के क्रम में आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में सब आकर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने आए हैं। आप सबकी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो नतीजे आए हैं, जिसमें हमें एक तरफा भारत की जनता का 4 राज्यों का जो आशीर्वाद मिला है, ये आशीर्वाद में जो योगदान
भारत की जनता ने किया है वो इस बात को बताता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए नीतियां, इन नीतियों को फिर से देश की जनता ने चुनाव में जीत हासिल करा करके मुहर लगाई है। इस बात के लिए मैं मतदाताओं का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और लोगों ने उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम को मुहर लगाई है। इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आप सबकी ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से और मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जो नतीजे आज आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये नतीजे बहुत तरीके से पहली बार राजनीति की दृष्टि से कुछ इंगित करते हैं, कुछ दिशा देते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं कि रास्ता बताते हैं कि भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। दो 2014 में प्रचंड जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। 2017 में प्रचंड आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और हमारी सरकार बनाई थी। और 2019 में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिला था और इस बार फिर से 2022 में चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यह पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। यह 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है और हमारा वोट शेयर भी 42% से ज्यादा बढ़कर के आया है। इसी प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है। यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण ये जीत हासिल हुई है। मित्रों, जहां हम आज 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए, कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है।
और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है। इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद दें। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने ये भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी। वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था,
वोट का आधार मानता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और सशक्तिकरण का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो हम जानते हैं 5 साल पहले वहां भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, आतंकवादी दंडनाते थे, उनको नेताओं का संरक्षण मिलता था। लेकिन योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वहां पर भय मुक्त समाज और भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी मैं नतीजे देख रहा था, हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। जो माफिया राज दंडनाते थे वो आज जेलों में बंद है। जो लोग भय का वातावरण बनाते थे वो आज खुद भयभीत है। यह परिस्थिति आज योगी जी ने की है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए और उनका भी हम धन्यवाद। अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो और काम करो, पूर्व को संभालो और मुख्य धारा में शामिल करो। 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में आपका प्रवास हुआ है और आपने उनके दर्द को समझा है और उनको राहत दिलाई है और मुख्य धारा में उनको लाए। यही नॉर्थ ईस्ट बंद, ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था, आज शांति और विकास के लिए जाना जाता है। और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं, पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई है। मित्रों, अगर ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे हैं, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है। जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है। इस बात को भी हमको याद रखना है। आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आपकी जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति को मैं सलाम करता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति के साथ, पार्टी के साथ खड़े होकर के कार्य को करने की मैं साधुवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और भारत को मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी बनाना है। इस काम को, इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने मिला।
गरीब, शोषित, वंचित के लगातार उत्थान करने वाले उनके मसीहा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं, करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है।
अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले, बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है
कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय की हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। दो दशक से भी ज्यादा समय तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार में कितनी दिक्कतें होती हैं, गवर्नेंस में कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको भली भांति जानता हूं। उसके बावजूद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना 2 दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं, ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं।
तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को यह सबक दिया है और यह सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके दिखाया है, 4 चुनावों में करके दिखाया है। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मैं आज
पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है, वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबूती को, देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रूप में उभरनी है, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों। सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को अलगाववादी राजनीति से सतर्क रखना भाजपा का कार्यकर्ता जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा। आने वाले 5 सालों में भाजपा का हर कार्यकर्ता वहां इस दायित्व को जोर शोर से निभाने वाला है। ये विश्वास मैं पंजाब की जनता को आज देना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब दुनिया 100 साल के सबसे बड़े कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ रही है। पूरी मानव जात, पूरा विश्व 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं देखी, ऐसी मुसीबत से लड़ना नहीं पड़ा है। ये जैसे कुछ कम था, तो युद्ध ने भी विश्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। इन परिस्थितियों में दुनिया भर की सप्लाई चेन छिन्न भिन्न हो गई है। 2 साल से सप्लाई चेन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव हुआ और युद्ध ने उसमें और जोड़ दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए, आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए, गरीब कल्याण के जो फैसले लिए, उन सभी ने भारत को संभलकर आगे बढ़ने में बहुत मदद की। भारत बच पाया है क्योंकि हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही। हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पटरी पर अविरत आगे बढ़ते रहे। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कार्यों की गति भी तेज हुई। इस समय जो युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। भारत की बहुत सारी जरूरतें इन देशों से जुड़ी हुई हैं। भारत बाहर से जो कच्चा तेल मंगाता है,
पाम ऑयल मंगाता है, सनफ्लावर ऑयल मंगाता है, उसकी कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोयला हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, सभी की कीमतों में पूरी दुनिया में कल्पना बाहर का उछाल आ रहा है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इस वैश्विक संदर्भ में इन कठिनाइयों के बीच इस बार के बजट पर नजर डालें तो एक विश्वास पैदा होता है। देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस भावना को इस बार के बजट से और ऊर्जा मिली है और मैं मानता हूं कि दुनिया भर में बने निर्माण हुए इस विपरीत वातावरण में, उथल पुथल से भरे माहौल में, अनिश्चितता से भरे माहौल में भारत की जनता ने विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय दिया है। भारत के मतदाताओं ने जिस तरह इन चुनावों में स्थिर सरकारों के लिए वोट दिया, वो इस बात का प्रतिबिंब है कि लोकतंत्र भारतीयों की रगों में है। लेकिन भाई और बहनों, आज इस अवसर पर मैं देश के सामने अपनी कुछ चिंताएं भी रखना चाहता हूं। देश का नागरिक तो बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के हित में अपना काम कर रहा है। जब भी उसको अवसर मिलता है, वो जिम्मेदारी के साथ पेश आता है। देश का सामान्य नागरिक राष्ट्र निर्माण में जुटा है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग लगातार राजनीति का स्तर गिराते जा रहे हैं। कोरोना के इस समय में भी हमने देखा है कि इन लोगों ने देशवासियों को गुमराह करने की लगातार कोशिश की। वैक्सीनेशन के हमारे प्रयासों की दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन इस पवित्र कार्य पर, मानवता के कार्य पर, सेवा के कार्य पर, भारत की वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए। दुर्भाग्य की बात है, जब यूक्रेन में हजारों भारतीय विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे नागरिक फंसे हुए थे, तब भी देश का मनोबल तोड़ने की बातें हो रही थी। जो वहां फंसे थे, उनके परिवारों की चिंता बढ़ाने का काम हो रहा था। ये लोग उन बच्चों में असुरक्षा की भावना बढ़ा रहे थे, यहां उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ऑपरेशन गंगा को भी प्रदेशवाद की बेड़ियों में बांधने की कोशिश की।
हर योजना को, हर कार्य को क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का रंग देने का प्रयास भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथियों, इन चुनावों में मैंने लगातार विकास की बात की। गरीबों को घर, गरीबों को राशन, वैक्सीन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विषय पर भाजपा का विजन लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी, वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया है। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं, उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है, इसका इशारा कर दिया है। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश
देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष को देखते हुए भी इन चुनाव परिणामों का बहुत महत्व है। भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। ये चुनाव परिणाम
आने वाले 25 वर्षों के हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के प्रति देश के मिजाज को, देश के मूड को प्रतिबिंबित करते हैं। यहां से हम दो पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, लघु उद्यमी, उनके कल्याण पर हमारा जोर है। वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों, देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्मनिर्भरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं। भारत का युवा आज अपने हुनर से, अपने बुद्धि के बल से और अपनी क्षमता के उपयोग से दुनिया को समाधान दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आज के भारत के सामर्थ्य का बड़ा उदाहरण है। आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आत्मनिर्भर हो रहा है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है और तकनीक के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। और यह सब हो रहा है उसकी युवा शक्ति के कारण। भारत में शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो, जो देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाली वर्कफोर्स तैयार कर सके, यह हमारा संकल्प है। आज एक ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां आपकी पहचान आप से होती है। मुझे विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम अपने अपने राज्यों को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। जब देश के राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और मुझे तो मैं गुजरात में इतने साल काम किया, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सरकार में रोड़े अटकाने के सोच वाली सरकार थी। फिर भी गुजरात में हमारा मंत्र यही था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। साथियों, हमें जुट जाना है, एक पल भी गंवाना नहीं है। चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन जीतने का संकल्प उससे भी बड़ा होता है। बड़े संकल्पों के साथ, बड़े सपनों के साथ ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को पार करने के इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इतना बड़ा भव्य विजय भारत के उज्जवल भविष्य की ये गारंटी है। मैं एक बार फिर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो निर्णायक मतदान किया है, इसलिए हमारे मतदाता अभिनंदन के बहुत अधिकारी है। आइए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सभी मतदाताओं का अभिनंदन करें, मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, माननीय गृह मंत्री जी का आभार, माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार, माननीय नितिन गडकरी जी का आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी के लिए यहां पे भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके ही जाइएगा। 7-8 घंटे से आप सब लोग हैं, नीचे बेसमेंट में भोजन की व्यवस्था है, मिठाई भी है। तो 5 में से 4 राज्यों में जीत की शाम गुरुवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में गुलजार हुई है। प्रधानमंत्री मोदी सिर से पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं के बीच दफ्तर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे को, अपनी बातों को एक बार फिर से दोहराया और ठीक उसी तरह की बातें जो जनसभा के दौरान सुनाई देती थी, प्रदेशवाद, परिवारवाद और क्षेत्रीयवाद, इन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सभी चुनावी जनसभा में इस बात को कहता रहा और इस बात को प्रदेश की जनता ने मान लिया है और इसी का यह नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। हालांकि आपको अब तक का अपडेट जरूर दे देते हैं। इसके साथ साथ तो भारतीय जनता पार्टी 274 सीटें जीत चुकी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन 2017 से भी तुलना करना बहुत जरूरी है और तुलना इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके भीतर इस तरह का मंथन जरूर चल रहा है कि 50 सीटों के आसपास का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया है और सपा प्रदर्शन देखें तो 124 के आसपास रहा है अभी के अपडेट के अनुसार। और सपा की बात करें तो 2017 से तुलना करके समझ आता है कि सपा को 76 सीटों का फायदा हुआ है। लेकिन सपा जिन मुद्दों को भुनाकर अपना विजन तय करने की सोच रही थी, उस विजन पर समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतर पाई है। जनता का जनादेश पूरे देश के सामने है, प्रदर्शन पूरे देश के सामने है और जो जनता का जनादेश है हर कोई अपने तरीके से आकलन कर रहा है, हर कोई अपने तरीके से मूल्यांकन कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है, कटु सत्य यही है कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और जो नंबर का गेम है वो नंबर का गेम बढ़ते समय के साथ कुछ घंटों के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्लियर कट मेजॉरिटी है और क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आंकड़ों की तस्वीर आपके सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे भाषण का हम निष्कर्ष निकालने के साथ साथ विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं रमाकांत उपाध्याय। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ रमाकांत उपाध्याय हैं। सर, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे को एक बार फिर से रखा, क्या निष्कर्ष निकाला जाए? एक बार उन्होंने फिर इस पॉइंट पर बल दिया, एम्फसाइज किया कि परिवारवाद, क्षेत्रीयवाद, प्रदेशवाद, इस वजह से उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था और इस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लगातार भुना रही थी और जनता ने इस बात को समझा और जनादेश पूरे देश के सामने है। अपने भाषण में जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए जनता को कहा कि 4 राज्यों में हमने जो सरकार आज 4 राज्यों में दौरान से हम आ रहे हैं, तो उसका कारण यह है जैसे आपने बताया। उसके साथ साथ में उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए भी कहा है कि जातवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदाय की भी बात उन्होंने कही कहीं ना कहीं। तो इससे ये साबित कर दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कि जो लोगों की ये विचारधारा थी कि क्षेत्र में क्षेत्रवाद या जातवाद की राजनीति होगी, उसमें बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ये कहीं ना कहीं कटु सत्य है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। परंतु इसमें यह भी है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें की जा रही थी, उन्होंने उस पर भी निशाना साधते हुए कहा है
कि जो लोग परिवारवाद की बात करते थे या जिनके वंशवाद जो चला आ रहा है वह भी कहीं ना कहीं खत्म नजर हो रहा है। खासकर उन्होंने नारियों को और प्रदेश की नारियों को, देश की नारियों को, जो कि 4 राज्यों की हैं, और युवाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हमें प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो कहीं ना कहीं हम उनको समझाने में या फिर हमारे जो कार्य करने की जो शैली है या नीतियां हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं इस बार साकार हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में फिर दोबारा से 4 राज्यों में दिख रही है। जी, और हमारे साथ शमशेर खरक भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर हैं। शमशेर खरक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, सबको मेरी नमस्ते। शमशेर खरक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि इस बात की हम खुशी मना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जाहिर सी बात है, एक फैक्टर है, एक पॉइंट है जो भारतीय जनता पार्टी को भी भीतर से परेशान कर रहा होगा। हालांकि जो 274 का अभी तक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उससे तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन 50 से 55 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, ये एक कटु सत्य है। क्या इसे एंटी इनकम्बेंसी की लहर बताया जाए इन सीटों पर, या फिर किस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात तो मैं सभी जो आपके दर्शक हैं उनको यही बताना चाहता हूं कि हार जीत चलती रहती है राजनीति में, और जो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत दोबारा से यूपी की जनता ने दिया है, उससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भी बड़ा प्रचंड बहुमत दिया था। और रही बात ये कुछ सीटें कम होने की, तो ये कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ सीटें कम हो जाती हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जो पूरा एक प्रदेश का जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने माननीय मोदी जी के कार्य पे और योगी जी के कार्य पे उन्होंने समर्थन दिया, और बहुत एक मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, इसके लिए मैं वहां के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। और सभी लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र को नहीं, सभी क्षेत्र को साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास, और सबको प्रयास भी यही रहता है कि सबके साथ न्याय हो। और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से एक अपना वहां पे एक कानून का राज कायम किया है, जो पीछे काफी सालों से यूपी की जनता तरस थी, तो उसका ये फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है शमशेर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, राणा जी, उत्तर प्रदेश में देखा गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे को बहुत बल देने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस के साथ तो महिलाएं भी नहीं आई सर। बाकी सीटों की बात, प्रदर्शन की बात तो एक इतर बात है। सबसे पहले जो 5 विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस चुनाव में जो भी साथी विजय हुई है, मैं उनको बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो 4 स्टेटों में जीती है और आप पार्टी पंजाब में जीती है, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं वो जनहित के मुद्दों को हल करेगी जो उन्होंने वायदे किए हैं। और जहां तक आपने बात कही कि कांग्रेस पार्टी की, यूपी की बात करी, देखिए यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने 5 महीने लगातार संघर्ष किया, और ये नतीजा था कि वहां कोई संगठन नहीं था। 5 महीने के अंदर यूपी के अंदर हमने अपना संगठन खड़ा किया, मजबूती से संगठन किया गया है, यहाँ तक कि वोटों में फायदा हुआ है। और ये बताना चाहता हूँ 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी को उसको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। जहां तक चुनाव की बात, चुनाव में हार जीत होती रहती है, हम चुनाव हारे हैं, हम हौसला नहीं हारे। हमारी जनता की जो भी समस्याएं हैं, जनता के लिए हम पहले की तरह संघर्ष करते रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी का आप देखिए, देश की आजादी और देश के विकास में अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी अनेकों नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी,
और ये वीरों की पार्टी है। आगे भी मैं पहले भी कहा है, हम जनता की हर समस्या का समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। नहीं, बजरंग दास जी, किस वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ? जो पहले 7 सीटें थी उसमें से भी 5 गंवा दी, 2 ही रह गई है सर। भले आप ताल ठोकते रहिए कि वोट शेयर हमारा पड़ा है, क्या फैक्टर रहे इस हार के उत्तर प्रदेश में आपके? फैक्टर क्या है उसकी हम समीक्षा करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होगी और जो हार की समीक्षा करेंगे, जो कमियां रही है तो कमियों को दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और थोड़ा बहुत कमी एक बात की है, इस बात में मैं खुद मानता हूं कि नेताओं को आपसी के अंदर खिंचातानी नहीं रखनी चाहिए, नेताओं को ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे पार्टी में नुकसान हो। पार्टी के हाई लेवल के जो नेता है उनको मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करना चाहिए ताकि पब्लिक में अच्छा संदेश जाए। यही तो कमी थोड़ी बहुत रही है, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूं। और जहां तक कि चुनाव का सवाल है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, देखिए ये बात तो जरूर है, हम 5 स्टेटों में हारे हैं, पंजाब भी हमसे चला गया, मगर क्या है, हम फिर पब्लिक के बीच जाएंगे और पब्लिक बीच जाकर फिर हम पब्लिक के सहानुभूति लेकर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय। बजरंग दास जी, पंजाब भी छिन गया, इस बात पर मैं आ रहा था, आपने ही बोल दिया, लेकिन पंजाब छिनने का दुख ज्यादा है या फिर इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं आई? नहीं तो 5 राज्य हो जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, एक को जीतना ही था, मैं भारतीय जनता पार्टी का तो वहां कोई मामला ही नहीं था ना। जो देश का प्रधानमंत्री छोटी सी बात के ऊपर ये कह रहे मेरे जान को खतरा था, मैं बच के आया। जो प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, जनता की सुरक्षा क्या करेगा? आपके सुनो, ये चुनाव आर्जित होती है, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। एक यूनिट का नहीं, वहाँ यूनिट का राष्ट्रपति, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, यूनिट का राष्ट्रपति लड़ाई लड़ रहा है और फौज की वर्दी पहन कर ट्रेन के अंदर लेकर जनता बीच में खड़ा है और हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहे मेरी जान को खतरा था, मैं जान बचा के आया हूँ। किससे खतरा था? आपके पास जारी सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा आपके साथ है, आपको सुरक्षा किस चीज का खतरा था आपको? आप क्यों बाहर उड़ गए? देखो, ये राजनीतिक ड्रामा नहीं, जहाँ आप हार जीत की बात करते हो। प्रधानमंत्री मैंने पूरा भाषण सुना, वो कहते हैं भी हम जात पात की राजनीति नहीं करते। यूपी में क्या गेम था? यूपी में खुला नाच था, हिंदू मुस्लिम का खुला नारा। ये कहते थे हिंदू मुस्लिम, जाटों को क्या कहा, किसानों को, भाई हिंदुओं की लड़ाई है, ये मुसलमान आ जाएंगे। और हरियाणा में जाट नॉन जाट की लड़ाई, और देश के अंदर लेकिन बजरंग जी, यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी के इस चक्रव्यूह को कांग्रेस नहीं तोड़ पाई, चाहे वो जितने मर्जी नारे बुलंद की हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को टिकट देना, अपनी घोषणा पत्र के बातों को सामने रखना। खुराना जी, आपने सही बात कहा, सही सवाल किया। हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, ये समझ लो सरकारी तंत्र, धन और बल की जीत हुई है, झूठ की जीत। हकीकत बात तो झूठ की जीत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ की जीत है। ठीक है, ठीक है बजरंग जी, मैं आपके पास लौटूंगा, शमशेर जी जवाब देंगे, फिर उसके पास फिर रमाकांत जी के पास चलेंगे। ये बजरंग दास जी इतने बौखलाए हुए हैं, इन्होंने बुखलाने की बात नहीं साथी, जो बात आप मेरी बात सुनिए, बुखलाहट तो उसको होती है। किस मुंह से प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हो? और आपकी तो आपने क्या कहा? आपकी प्रियंका ने कहा वहां तो वो मैं लड़की लड़ सकती हूँ, वहां कुछ नहीं मिला। पंजाब में आके पंजाब की बहू बन गई, वो बोले भाई ये भैयों को यहाँ से भगाओ। अरे तुम किस मुंह से बात करते हो? आप प्रदेश की बात। अरे यार भगाओ, मेरे साथी जी बताओ, देश का प्रधानमंत्री बड़ी शर्म की बात है, देश की प्रधानमंत्री पंजाब की जनता पर क्यों कहे कि मुझे जान का खतरा था, मैं जान बचा गया हूँ। कमाल करते क्या सुरक्षा? नहीं बजरंग जी देखिए, एक एक करके अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता बजरंग जी, एक एक करके बजरंग जी, एक एक करके हार जीत की बात नहीं होती, हार जीत तो हमेशा होती रही है। ये नहीं अहंकार के अंदर बोलो, जो बात प्रैक्टिकल है वो बोली। यूपी में क्या बात था? हिंदू मुसलमान नहीं चला,
खुला हो। आज ये हिंदू मुसलमान जो है अपने। बजरंग जी एक एक करके शमशेर जी जल्दी से बात रखिए। बजरंग दास जी को ये पता नहीं कि इनका प्रदेश का अध्यक्ष तक की कोई वैल्यू नहीं है इसकी पार्टी में, और ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। हमारी पार्टी में पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को हम सम्मान के साथ पार्टी के कार्य में लगाए रहते हैं, और ये बात बीजेपी के बात करते हैं। बीजेपी तो बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है। आपके बात करी नहीं, अरे बजरंग दास बात प्रैक्टिकल थी गुरुजी, मैंने कोई अरे बजरंग दास जी आपने प्रैक्टिकल जो बात थी। अरे अशोक तंवर के साथ क्या किया आपने? जब खुराना सवाल करेंगे ये जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। मैंने जवाब दिया जो बात थी बजरंग जी बात भी सुन लीजिए, जल्दी से। आप पंजाब की जनता को कोई बेवकूफ मान रहे थे क्या? भाई पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लास्ट में आके ये कहा कि भाई हमने तो चन्नी को मुख्यमंत्री एक शेड्यूल कास्ट के ऐसे व्यक्ति को बहुत गरीब आदमी को बना दिया। और तुम्हारे जो कुकर्म जो तुम लोगों ने किए पंजाब के लोगों के साथ, वो जो पिछले तरस थी ठीक है अरे हमारा तो ठीक है शमशेर जी आपके पास लौटूंगा, बजरंग जी आपके पास लौटूंगा। ठीक है सारा झूठ बेच दिया। ठीक है सर, मैं आपके दोनों के पास लौटूंगा। मेरी बात सुन लो। ठीक है शमशेर जी, कम से कम भाई पंजाब में फिर भी हम तो खड़े हैं, आप क्या खड़े पंजाब में? आप तो ठीक है शमशेर जी मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है बजरंग जी मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है बजरंग जी शांत हो जाइए। मुख्यमंत्री बजरंग जी शांत हो जाइए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमाकांत उपाध्याय, हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। शमशेर जी मैं आपके पास लौटूंगा जी सर, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। रमाकांत जी क्या समझा जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास तौर पर बात करें? शमशेर जी मैं आपके पास रमाकांत जी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें। जब माहौल बन रहा था ऐसा लग रहा था सपा का रथ 200 पार हो जाएगा, लेकिन ये रथ रुक कैसे गया? कहां पर सपा ने गलती कर दी, कहां चूक कर दी? देखो समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से लग रहा था कि 200 तो नहीं, परंतु हमारा भी आंकड़ा था कि 150, 160, 170 तक पहुंचने की संभावना थी, पर कहीं ना कहीं ये रथ इसीलिए रुक गया कि ये लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट था उसको समझने में इन लोगों ने कहीं ना कहीं चूक कर दी। और जो जिस प्रकार से वहां पर अयोध्या का जो कार्ड खेला गया, जिस जो काम काफी लंबे वक्त से धारा 370 या फिर जो हिंदुत्व कार्ड जिसे कह दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब तो हुई। उसको काटने के लिए कांग्रेस के पास में कोई विजन नहीं था, उसको पता ही नहीं कि इसको कैसे काटा जाएगा। हाँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब इस बार देखने को मिली, इसमें कोई दोहराए नहीं है, चाहे वो पार्टी समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे क्यों। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये जो दूसरे विपक्षी दल हैं, दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो जातिवाद की राजनीति करते ही नहीं है। जबकि ये बात तो भीतर खाने से हर कोई जानता है कि चाहे बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जातिवाद के आधार पर ही राजनीति होती है, टिकट का बंटवारा इस आधार पर होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं, आदित्य योगीनाथ भी जानते हैं जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हुआ है, किस क्षेत्र में किसको दिया है। फिर अगर ऐसा ही होता तो हर क्षेत्र में अगर देखा जाए जहां पर बहुजन समाजवादी के लोग थे, तो वहां पर अगर ये देखा जाए कि यहां पर जिस प्रकार से जो SC ST की वोटिंग है, तो वहां पर SC ST वालों को दिया गया, भाई जहां मुस्लिम फैक्टर है वहां मुस्लिम वालों को दिया गया। तो अगर कहीं ना कहीं ये तो समीकरण बनाने ही पड़ते हैं, और जिस प्रकार से अगर लग रहा था कि ये कैंडिडेट मजबूत है तो इसके कौन उतारा जाएगा। फिर अभी जैसे अभी अपने भाषण में कह रहे थे कि गरीबों को हमने कई घरों खाना पहुंचवाया, राशन जो दिया हमने उनको, क्या कहते हैं, पेंशन की योजना हुई, उनको दवाइयों की योजना, जो वैक्सीनेशन की जो बात की उन्होंने, तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का जो फोटो आता था लोग वाग कहते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं हर घर में मोदी जी पहुंचे हैं, और मोदी जी का जन जन तक लोग वाग उनकी नीतियों से प्रभावित भी हैं। यह भी कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना होगा। कार्ड दोनों तरफ से है, परंतु इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। ठीक है,
इस समय अब देखना होगा आज के भाषण में जिस प्रकार से मोदी जी ने कह दिया है कि यूक्रेन और रूस को लेकर जो चर्चा उन्होंने आज छेड़ी है कि हर देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो मैं आज आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्दी हमारे देश में भी महंगाई देखने को मिलेगी। चुनाव हो गए हैं, आपको अपनी पॉकेटें टाइट करनी पड़ेंगी और या फिर ढीली हो गई तो निकल जाएंगी, रुपए आपकी जेब से निकल जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि ठीक है, पार्टी जीती है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम और जिन लोगों ने वोट दिया है उनको सभी को मैं भी बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं और जीत उन्होंने हासिल की है। लेकिन रमाकांत जी, इस बात को तो मानकर चलना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में या फिर दूसरे राज्यों में जहां जहां पर चुनाव थे, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो विपक्ष उसको तोड़ नहीं पाया, उस मैनेजमेंट को समझ नहीं पाया या फिर उन बुनियादी मुद्दों को आधार या फिर भुना नहीं पाया, जिस वजह से वो चक्रव्यूह रह गया और विपक्ष के नेता एक तरफ रह गए। वो टूट नहीं पाया, इसलिए विपक्ष एक तरफ है और सत्ता पक्ष एक तरफ है। देखो, यही कारण रहा है। विपक्ष उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तोड़ने का पूरा प्रयास किया, पर इसमें कांग्रेस विफल कहां रही। कांग्रेस नहीं समझ पाई। कांग्रेस ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका नारा तो दे दिया, पर लेकिन उन्होंने नारियों को उतारा तो सही, पर उनकी कोई फेस वैल्यू या पीछे से ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि वो जनता के बीच में लड़ सकते थे। इस बार कांग्रेस ने इस प्रकार की महिलाओं को उतार दिया कि उनके पास में ना धन था ना पीछे कोई समर्थन। इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर कामयाब रही और इन लोगों को हराने में। समाजवादी पार्टी ये रही इसको समझने में कि एक होता है ना, एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि जो यादव कार्ड जो वोट है मैं वहां जीत जाऊंगा, मेरे इतने वोट है। लेकिन तो सपा इस बात को लेकर जरूर खुश हो सकती है कि जहां पर पहले 76 सीटें कम थी, वो 76 सीटों का फायदा इस बार जरूर हो गया है और कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत जमीन कमजोर थी वो भी थोड़ी बहुत मजबूत हो गई है। निसंदेह इसमें कोई दोहराए वाली ठीक है रमाकांत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ आप प्रवक्ता लवलीन टुटेजा भी जुड़ गए हैं। लवलीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार लवलीन जी, पंजाब जीतने के लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन बात करें गोवा की, बात करें मणिपुर की, बात करें उत्तराखंड की, बात करें उत्तर प्रदेश की, कहां पीछे रह गई आम आदमी पार्टी? देखिए, आज बात पंजाब पर की जाए तो मुझे लगता है ज्यादा नहीं, उस पर तो सर मैंने आपको बधाई दे दी ना पहले, उस पर तो मैंने आपको बधाई दे दी, क्लियर कट मेजोरिटी है, बहुत बहुत बधाई। पंजाब की जनता से जो मौका और विश्वास हमने मांगा था, जी भर के उन्होंने वो मौका और विश्वास दिया। बात रही गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, जी हम नई पार्टी थे, इसलिए जितना हम पब्लिक को समझा पाए उन्होंने उतना लौटाया। हम वहाँ डेवलप हुए हैं। निश्चित तौर पर जो देश में अब काम की राजनीति को तरजीह दी जा रही है, काम की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले समय में हमें वहाँ भी भरपूर अवसर मिलेंगे। आज पंजाब पिछले 50 वर्षों से नोचा जा रहा था, कसोटा जा रहा था। रिवायती पार्टियों ने पंजाब की बर्बादी की एक कथा लिख दी थी। आज पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी, माननीय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान विश्वास किया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा बदलाव हम जब करके दिखाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई देश का ऐसा नेता नहीं है जो ये छाती ठोक कर कह सके कि काम किया तो वोट दे। माननीय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जब ये कहा कि मैंने काम किया तो वोट दियो, तो तीसरी बार दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। आज पंजाब की जनता ने हम पर विश्वास किया है। वो निश्चित तौर पर जितना दिया है उससे अधिक आम आदमी पार्टी और हमारा नेतृत्व लौटाएगा। ठीक है लवलीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और एक राज्य में आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। देखना होगा जो जनता की उम्मीदें हैं, जनता का जो जनादेश है, उस पर ये राजनीतिक पार्टी कितना खरा उतरती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा में।